गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि हमने मीन पर बात करी, स्टैंडर्ड डेविएशन पर बात करी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस पर बात करी, फिर हमने कोवेरिएंस और कोरिलेशन, इन सब में क्या फर्क होता है मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और मैंने फिर आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे। पिछली क्लास में मैंने इन सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स की कैलकुलेशन जब आपको करवाई थी, तो हमने जो क्वेश्चंस टेकअप किए थे उसमें पास्ट ईयर का डेटा दे रखा था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि हम एक क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व कर लेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी, ताकि हमारे दिमाग में दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो सही से फिट हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बढ़ना है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो हमें यहां पर ना प्रोबेबिलिटीज गिवन है, और अगर आप देखें तो हमें यहां बताया हुआ है कि 15% का हमें रिटर्न मिलेगा सिक्योरिटी एक्स से, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 मतलब 20% है। 14% का रिटर्न मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 मतलब 40% है। ऐसे ही 26% का रिटर्न मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 0.4 या 40% है। ठीक ऐसे ही सिक्योरिटी वाई के भी हमें रिटर्न दे रखे हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी 20, 40, 40% की हमें पता है। अब हमें यहां पर क्या कंप्यूट करना है, सबसे पहले हमें यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है सिक्योरिटी एक्स का। और एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या, मीन निकालना है नहीं। और जब हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं तो फिर हम मीन कैसे निकालते हैं, हर एक रिटर्न को हम उस पर्टिकुलर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मींस हम यहां पर एक तरह का देखा जाए तो वेटेड एवरेज निकालते हैं। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मेरे ख्याल से वहां की बातें आपको याद होगी। तो मैं अगर यहां पर अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे तो हम पहले तो ये बोलेंगे ये एक्स मीन है, एक्स बार है मतलब मीन है एक्स का, और हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से। ऐसे ही 14 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 से, और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.4 से। प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, जैसे वेट्स का भी सम 1 होता था। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3। 14 को जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.6। ऐसे ही 26 को जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.4। और इन तीनों का टोटल कर देते हैं हम अगर, तो ये आ रहा है 19% का रिटर्न। मतलब x का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है, 19%। मतलब C इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया मीन। ठीक ऐसे ही हमें y का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो क्या दिक्कत है, आइए वो भी निकाल देते हैं। y का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, y मीन, तो वो कैसे आएगा। हमें रिटर्न्स दे रखे हैं 10, 16 और 24। मतलब 10% की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 16% की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और 24% की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो ये हो जाएगा 2। 16 को 0.4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.4, और 24 को अगर हम 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9.6। इन तीनों को जोड़ देते हैं अगर हम, तो ये आ जाता है 18%। मतलब हमारे पास y मीन कितना आ गया, 18%। और आप ये बात जानते हैं कि हम अगर रिस्क निकालें, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में रिस्क निकालें या वेरिएंस के टर्म्स में रिस्क निकालें, अब तो आप जानते हैं वेरिएंस क्या होता है, तो हमें मीन चाहिए होगा ऑफ कोर्स, और ये मीन हम निकाल चुके हैं, है ना। अब हमने ये भी बात नोटिस करी थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में फर्क सिर्फ एक छतरी का ही है, स्क्वायर रूट का ही फर्क था। मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटीज वाले फॉर्मूलोज को दिमाग में रखें तो x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी अगर हम कर देते हैं, सिर्फ यही कर देते हैं, तो वेरिएंस आ जाता है। और अगर x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, नहीं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आप चेक करेंगे तो उसने ना हमसे यहां पर सिक्योरिटी x का वेरिएंस मांगा है। ध्यान रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगा है, वेरिएंस मांगा है। तो हमें पहले क्या करना होगा, आपको अगर याद है तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले सिक्योरिटी एक्स के जितने भी प्रोबेबल रिटर्न्स हैं वो लिख लेंगे। सिक्योरिटी एक्स के जो हमें प्रोबेबल रिटर्न्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 15, 14 एंड 26। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं 15, 14 एंड 26, और फिर हम x माइनस एक्स मीन मतलब डेविएशन निकाल देंगे। डेविएशन है, किससे डेविएशन, मीन से डेविएशन।
हमारा मीन कितना था एक्स का, मीन हमारा एक्स का था 18%, हमारा मीन कितना था 18 नहीं सॉरी 19% था, 18 तो वाई का था, 19% था। तो 15 में से 19 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -4, 14 माइनस 19 आएगा -5, ऐसे ही 26 माइनस 19 आ जाएगा 7। और फिर हमने देखा था कि हमें क्योंकि नेगेटिव साइन को हटाना होता है तो हम इन डेविएशंस की स्क्वायरिंग कर दिया करते थे। x माइनस एक्स मीन का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। अब ध्यान रखिएगा क्या फर्क है प्रोबेबिलिटीज में और पास्ट ईयर्स के डेटा में। अगर हमें यहां पर पास्ट ईयर्स का डेटा दे रखा होता, मान लो ये पिछले 3 सालों का डेटा होता, तो फिर मैं इसी का टोटल कर देता और हम इन डेविएशंस का एवरेज निकाल देते 3 से डिवाइड करके। पर ये पास्ट ईयर्स का डेटा नहीं है, यहां पर हमें क्या दे रखी है प्रोबेबिलिटीज। हमें एवरेज तो करना है इसका, लेकिन वेट्स की मदद से करना है। और जब हम वेटेड एवरेज निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, हर एक रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो क्या करते थे। और हम इसलिए यहां पर अब इसका टोटल नहीं करेंगे, अब हम यहां पर इसका वेट मतलब प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। और प्रोबेबिलिटीज कितनी है 0.2, 0.4 एंड 0.4। और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस एक्स मीन का जो स्क्वायर आया है, मतलब जो डेविएशंस के स्क्वायर हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी मतलब वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 16 इंटू 0.2 होता है 3.2, 25 इंटू 0.4 मेरे ख्याल से 10 होना चाहिए, 49 इंटू 0.4 हमारा आता है 19.6। ये मैं पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जब सिखाया था तब बता चुका हूं। तो 3.2 प्लस 10 प्लस 19.6 ये आता है 32.8। इसने हमसे वेरिएंस मांगा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगा है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है तो क्या होता था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सर हम लिखते थे स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। और मैंने आपको क्या बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में फर्क सिर्फ स्क्वायर रूट का है। हम जब वेरिएंस बोलते हैं तो डेविएशंस के स्क्वायर का एवरेज है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं तो डेविएशंस के जो स्क्वायर है उसका एवरेज का स्क्वायर रूट है। मतलब एक इस ऊपर के जो स्क्वायर रूट है इसी का ही फर्क है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला से ये ऊपर स्क्वायर रूट हटा लीजिए। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, ये हमारे वेरिएंस का फॉर्मूला है। मतलब हमारी इस कैलकुलेशन में वेरिएंस तो निकला ही हुआ है, आप देख लीजिए 32.8 ये तो निकला ही हुआ है। ये जो है, ये जो कैलकुलेशन हमारी आ गई, ये हमें वेरिएंस ही तो दे रही है। ठीक है, ये हमें वेरिएंस तो दे रही है, तो इसका मतलब 32.8 जो है हमारा यहां पर ऑप्शन जो है ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा नहीं है, बट अगर हम मान लो निकालना चाहें तो बस आपको क्या करना होगा, इसी 32.8 का आपको स्क्वायर रूट निकाल देना होगा। 32.8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5.73 समथिंग आ रहा है, मतलब 5.73% इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, क्योंकि ये हमने डेविएशंस का स्क्वायर किया है, तो बेसिकली इसका अगर हम यूनिट लिखेंगे तो परसेंटेज स्क्वायर होगा, जिसको इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल होता है। अब हम क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका स्क्वायर रूट निकाल देते तो सिर्फ वापस ये परसेंटेज में आ जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा पॉपुलर है। बट फिलहाल हमसे यहां पर ये नहीं मांगा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगा हुआ, ये हमने अपनी संतुष्टि के लिए ही सॉल्व किया है, नॉट रिक्वायर्ड। ये इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा है अब सिक्योरिटी y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ। तो फिर से वही काम करेंगे, हम पहले y के जो है पॉसिबल रिटर्न्स वो लिख लेते हैं। y के पॉसिबल रिटर्न्स हमें क्या दे रखे हैं, 10, 16 और 24। 10, 16 और 24। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 10, 16, 24। फिर हम y के डेविएशंस निकाल लेंगे। तो y का मीन देख के बताओ कितना आया था, सर y का मीन था 18%, तो 10 माइनस 18 कितना हो गया -8, 16 माइनस 18 कितना हो गया -2, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा 6। और फिर हम स्क्वायरिंग कर देंगे, y माइनस वाई मीन का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 6 36। और अगर ये ईयर्स होते तो हम इसी का ही टोटल करके 3 से डिवाइड कर देते, पर ये ईयर्स नहीं है, प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो हम यहाँ पर 0.2, 0.4 और 0.4 लिखेंगे। और y माइनस वाई मीन के स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 64 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12.8। 4 इंटू 0.4 करेंगे तो 1.6 आएगा। ऐसे ही 36 को जब मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 14.4। इनका टोटल कर लेते हैं, 28.8 आता है। ये 28.8 क्या है, दिस इज वेरिएंस। ये क्या है, वेरिएंस है। इस बार इसने हमसे वेरिएंस नहीं मांगा, इसने इस बार हमसे क्या मांगा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस, यहां पर हम x माइनस एक्स ना करके क्या लिखेंगे, y माइनस y बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। इस y माइनस वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 28.8 है। तो 28.8 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आप। 28.8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आता है 5.37%, है ना, 5.37%। 5.37 मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको सपोज वेरिएंस निकालना हो, मैं लिख देता हूं नॉट रिक्वायर्ड। अपने ही संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं। अगर हमें वेरिएंस चाहिए हो तो वेरिएंस क्या होगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का सम है, और मतलब वो आएगा 28.8। बस यही होना है ना। ये हमारा वेरिएंस हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आपको क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे मांगा है कोवेरिएंस। बिल्कुल भी आपको रट्टा नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगानी है। कोवेरिएंस मतलब दो सिक्योरिटीज का कंबाइंड वेरिएंस। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम x सिक्योरिटी का डेविएशन लेंगे, y सिक्योरिटी का डेविएशन लेंगे, और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो कंबाइंड कहीं ना कहीं डेविएशन आ जाएगा। नहीं, वो कंबाइंड डेविएशन आ जाएगा। तो पहले आराम से पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम x के जो इंडिविजुअल हमें प्रोबेबल रिटर्न्स दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। सर x के इंडिविजुअल प्रोबेबल रिटर्न्स हमको दे रखे हैं 15, 14 और 26। 15, 14 और 26। तो x माइनस एक्स बार। अब ये ना हमने कैलकुलेशन x माइनस एक्स बार की ऊपर भी कर रखी है। जब हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है ना, और अगर ये सारे पार्ट्स मांगे गए होते हैं तो फिर हम एक कॉमन वर्किंग कर देते हैं। पर क्योंकि हमारा एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, इतने सारे पार्ट्स वो एक ही एमसीक्यू में तो नहीं पूछ पाएगा, तो मैंने इसलिए इसको अलग अलग ही रखा है। मैं चाहता तो कंबाइन एक वर्किंग करवा के सारे आंसर्स आपको एक साथ दे सकता था, बट हमने कहा ठीक है, अलग अलग एमसीक्यू के तौर पे ही रखते हैं कि मान लो अगर ये अलग अलग एमसीक्यू आते हैं तो फिर हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बताइए, एक्स का मीन कितना था सर, 19 था। तो ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये 26 माइनस 19 7 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप y के प्रोबेबल रिटर्न लिख लीजिए। y के प्रोबेबल रिटर्न तो हमने अभी यहीं पे लिखे थे, क्या थे, 10, 16, 24। 10, 16, 24। और फिर y माइनस वाई मीन कर लीजिए। 10 माइनस 18 माइनस 8, 16 माइनस 18 -2, 24 माइनस 18 6। ये आते ही जब हम देखो वेरिएंस वेरिएंस निकालते थे तो वो एक सिक्योरिटी का आता था, तो हम उसी के डेविएशन का स्क्वायर कर देते। यहां पर भी स्क्वायरिंग होगी, लेकिन दो डेविएशंस की, x के डेविएशन की और y के डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली दो डेविएशंस को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन लेंगे। यहां पर भी आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं, पर दो अलग अलग सिक्योरिटी के डेविएशंस का कर रहे हैं। मतलब आपने एक डेविएशन एक सिक्योरिटी का लिया, एक डेविएशन दूसरी सिक्योरिटी का लिया, मतलब -4 इंटू -8। -4 इंटू -8 करोगे तो +32 हो जाएगा। -5 इंटू -2 करोगे तो +10 हो जाएगा, और 7 इंटू 6 करोगे तो ये कुछ नहीं है, तो 42 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है आपको? हाँ सर, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान रखें, अगर ये नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा होता फिर मैं क्या करता, इसी का टोटल करता और n से डिवाइड कर देता। नंबर ऑफ ईयर वाला अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में जो हमने किया था वहां पर क्या किया था, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन, मतलब x का डेविएशन, y का डेविएशन, y माइनस वाई मीन डिवाइड बाय n। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो इसलिए इसका टोटल करने की नीड नहीं है अपने को।
हमें इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 0.2, 0.4 और 0.4। और हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, मैं थोड़ा सा कंजूसी से लिखूंगा, x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन, और इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। दिख रहा है ना आपको, इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 32 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। 32 को 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर 6.4 आता है, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, 42 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने पर 16.8 आता है। इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल आ रहा है 27.2, 27.2। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर देखिए, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, पहले तो देखो कोवेरियंस हमेशा जब भी आएगा तो दो सिक्योरिटीज के बीच में आएगा, इसलिए हम ब्रैकेट में जो दो सिक्योरिटीज के बीच में हमने कोवेरियंस निकाला है, ब्रैकेट में उन दोनों सिक्योरिटीज को हम लिख देते हैं एक्स वाई, मतलब ये बताएगा कि ये कोवेरियंस है एक्स और वाई सिक्योरिटी के बीच में। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा था कि फॉर्मूला जो है ना, कॉमन सेंस लगा के करना, कि ये को कंबाइंड वेरिएंस है, मतलब दो सिक्योरिटीज का कंबाइंड डेविएशन है। तो हम फिर क्या करने वाले हैं, हम पहली वाली सिक्योरिटी का डेविएशन लेंगे, दूसरी वाली सिक्योरिटी का डेविएशन लेंगे, और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज वाला क्वेश्चन है इसलिए हम जो ये कंबाइंड डेविएशन आएगा, जो कि कितना आया था, ये रहा कंबाइंड डेविएशन, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके वेट से, मतलब प्रोबेबिलिटी से। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते वक्त भी क्या करते थे, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, और ये जो आएगा फिर इसका सम करने पर क्या आ जाएगा, हमारा हमारा दो सिक्योरिटीज के बीच में जो कंबाइंड डेविएशन है उसका एवरेज आ जाएगा। नहीं, यही तो मतलब है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आया है ये 27.2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही है 27.2 कोवेरियंस। बस ध्यान रखें, अगर ईयर्स वाला क्वेश्चन होता है तो हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें आगे ये सब करने की जरूरत नहीं होती, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, हम बस इसी वाले कॉलम को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। पर अगर प्रोबेबिलिटीज होंगी तो फिर हमें ध्यान रखना है वेटेड एवरेज निकालना है, मतलब हमें हर एक डेविएशन को वेट मतलब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। रेगुलर बैच होता है तो हम ना प्रोबेबिलिटीज वाले क्वेश्चन दो चार और कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बात फिट हो जाए, पर क्योंकि अब ये फास्ट ट्रैक बैच है, मेरा यहां पर पर्पस अभी फिलहाल इस बात पर है कि अगर आपने जहां से भी पढ़ाई करी है, आपके अगर पढ़ाई में थोड़ी बहुत अगर कमी कुछ रह भी गई है तो वो आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाए इन सारी बातों को सुन के जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो हमें यहां समझ में आता है कि कोवेरियंस ऐसे निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, चलो पहले इसका आंसर बता दो क्या है। 27.2 प्लस में है ना, हाँ जी प्लस में है, डी इज द आंसर। अब हमें कोरिलेशन निकालना है दो सिक्योरिटीज के बीच में, और हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, आर से। और अगर हमें आर निकालना हो तो हमने कहा था कि हम पहले तो ले लेते हैं कोवेरियंस, कोवेरियंस सिक्योरिटी एक्स और वाई के बीच में, और उसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से, दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से। और कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप कोवेरियंस को ध्यान से देखेंगे तो ये डेविएशन परसेंटेज में है, ये डेविएशन भी परसेंटेज में है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको लगता नहीं ये परसेंटेज स्क्वायर हो जाता है, तो हमारा जो कोवेरियंस निकल के आता है वो बेसिकली परसेंटेज स्क्वायर निकल के आता है, जैसे कि वेरियंस निकल के आता है। अब क्योंकि इसके आगे परसेंटेज स्क्वायर है तो हमें इसको यूनिट फ्री बनाने के लिए हमने कहा फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर ना जो कोरिलेशन है वो एक रेंज में आ जाएगा। और क्योंकि इसके आगे परसेंटेज स्क्वायर है और ये हमारा क्योंकि परसेंटेज में होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी परसेंटेज में होगा, अगर हम इन दोनों को नीचे लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि हमारा जो कोवेरियंस कोरिलेशन आता है वो एक यूनिट फ्री एक वैल्यू आती है। बाकी इसमें हमने कोवेरियंस ऊपर निकाल ही रखा है, 27.2 है, और दोनों सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऊपर निकाला था। आइए देखें क्या निकाला था। सिक्योरिटी एक्स का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था 5.73 और इसका निकाला था हमने 5.37, 5.73, 5.37। 27.2 को डिवाइड कर देंगे 5.73 से और फिर डिवाइड कर देंगे 5.37 से,
और ये पॉजिटिव ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोवेरियंस का और कोरिलेशन का साइन तो सेम ही होगा। +0.88 आ रहा है, +0.88 मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे भी करवाऊंगा, ये मैंने करवा दिया। सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको जो पिछली क्लास में नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे करवाई थी, वो मैंने अब आपको प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे भी करवा दी है। आप एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन ना पहले कभी सीएस प्रोफेशनल में काफी बार पूछे गए। जैसे आपको पता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव से पहले एफएमसीएस प्रोफेशनल में ही था, और वहां पर इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया करते थे। और मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम में भी ये जो एमसीक्यू है 1 नंबर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर है नहीं, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आइए जरा एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 में कोई मिसेज अलीशा है, उनका पोर्टफोलियो हमको दे रखा है, और पोर्टफोलियो में आप देखेंगे 2 शेयर्स है, मतलब 2 एसेट पोर्टफोलियो का केस है। और 2 एसेट पोर्टफोलियो का मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना भी सिखा चुका हूं, कैसे निकलता था, रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी। और 2 एसेट पोर्टफोलियो का मैं आपको ओवरऑल रिस्क निकालना भी सिखा चुका हूं, जहां पर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था। मैंने कहा था भूल जाओ तो A² + B² + 2AB का फॉर्मूला याद रखना। क्या था फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब वही A² + B² + 2AB का फॉर्मूला था, बस आर कोरिलेशन जो है वो हमें एक्स्ट्रा वहां पर मल्टीप्लाई करना था। ठीक है ना, ऐसा कुछ था। सिक्योरिटी ए और बी के वेट दे रखे हैं, सिक्योरिटी ए और बी के रिटर्न दे रखे हैं, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, हमसे मांगा है कोरिलेशन। अगर वो कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का, ध्यान रखें पोर्टफोलियो मतलब इन दोनों का कंबाइंड रिस्क जो है वो 20% है। अब ना यहां पे कोरिलेशन का जो हमने अभी फॉर्मूले से निकाला था वो वाला फॉर्मूला यहां लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर आप कोवेरियंस नहीं निकाल पाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी का पता है लेकिन आप कोवेरियंस नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहां पर हम कंबाइंड रिस्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कंबाइंड रिस्क का फॉर्मूला मैंने कहा था भूल जाओ तो क्या याद रखना, A² + B² + 2AB का फॉर्मूला याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे, हमें सब कुछ पता है और ये निकालना है। पहले हमें कोरिलेशन भी पता था और हम ये निकालते थे, इस बार हमें ओवरऑल रिस्क दे रखा है उसने 20 है। और आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए हमें पता है 24 है, वेट ऑफ ए 0.5 है, भाई 50% मतलब 0.5 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 24 इंटू 0.5 16 इंटू 0.5 और कोरिलेशन हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। अब आप चेक कर लीजिए, क्या अब आप ये नहीं सॉल्व कर सकते? हाँ सर बिल्कुल कर देंगे सॉल्व। आओ जरा मैं आपकी मदद करूं। देखिए 24 इंटू 0.5 मतलब 12 का स्क्वायर, 16 इंटू 0.5 मतलब 8 का स्क्वायर, और इन सबको मल्टीप्लाई करें भाई, 2 इंटू 12 इंटू 8, ये हो गया 192 कोरिलेशन। अब ये छतरी उड़ाने का एक तरीका हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 ना, हाँ जी 144 64 192 RAB। और क्योंकि हमने कहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों की हमने? ताकि ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर से कट जाए। तो अब हम क्या बोलेंगे, 20 इंटू 20 ये तो कितना हो गया 400, 144 और 64 144 और 64
208, 192 RAB, और हम को रिलेशन यहां पर निकाल पाएंगे 400 माइनस 208 कितना होता है? 192। ये लो जी, 1 आ गया, चेक कर लो आप। 192 डिवाइडेड बाय 192, 1 आ गया, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब +1 है। मतलब ये जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? +1। आप देखो, क्या कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी? एक नंबर में पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन 31 देखोगे ना, तो क्वेश्चन 30 जैसा ही है, बस यहां पर अब हमें जो ओवरऑल रिस्क दे रखा है पोर्टफोलियो का, वो दे रखा है 18% का, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम ही है। तो आइए जरा फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है भाई फॉर्मूला? सर हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर, +2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना, यही होता ना। और अब हम यहां पर लिख लेते हैं, पहले तो ये 18 दे रखा है हमको, बाकी सब चीजें हम लिख लेते हैं। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए है 24 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 16 इंटू 0.5 का स्क्वायर, +2 इंटू 24 इंटू 0.5, 16 इंटू 0.5, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, 18 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 0.5 होता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर, प्लस मेरे ख्याल से वही 192 ही होगा ये, है ना? देखना एक बार जरा, फिगर्स तो सेम ही है। 192 कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और अब हम फिर से क्या कर देने वाले हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 144 64, और ये स्क्वायर 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 रूट आपस में कट गया। 18 इंटू 18 होता है 324, 144 प्लस 64 प्लस, ठीक है ना? और अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अगर मान लो ये नेगेटिव आ गया तो घबराएंगे आप? नहीं सर, नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, हालांकि यहां पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर ये माइनस आ गया तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, कोरिलेशन तो माइनस भी हो सकता है। 116 को हम डिवाइड कर देते हैं 192 से, 0.60 आ रहा है, नहीं 0.604 है। हमने क्योंकि यहाँ पे आंसर 3 प्लेसेस तक दे रखे हैं, तो हम भी 3 प्लेसेस तक दे सकते हैं। प्लस में आया है और 0.604 ही आया है। सी इज द आंसर। अगला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 32 क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कहता है सिक्योरिटी ए हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 14% का दे सकती है, और इसका जो रिस्क है वो 8% का है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 8% है। सिक्योरिटी बी का ऐसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न 11% का दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6% का है। अब इसने ना हमसे बोला है कि अगर इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो एक पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो में मतलब सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी दोनों शेयर्स रखना चाहता है, और उसकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 12.8% की है,
व्हाट परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो विल कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी ए, तो पूछता है कि बताइए सिक्योरिटी ए में कितना पैसा लगाना चाहिए। देखो पहले मुझे ये बताओ, आपने पीछे मेरे साथ जब एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूट करना सीखा था टू एसेट पोर्टफोलियो का, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था सर? एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला था रिटर्न ऑफ ए, वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी, वेट ऑफ बी, यही था। मतलब इस फॉर्मूला में कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का तो कोई रोल है ही नहीं। मतलब यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो यूजलेस है। जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन कहीं भी यूज हो। हमारा पोर्टफोलियो से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाने की जो हमारी इच्छा है वो कितनी है? 12.8%। मतलब हमें ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 12.8% का। रिटर्न ऑफ ए आपको पता है 14 है, रिटर्न ऑफ बी भी पता है 11 है, मतलब हमें ये भी पता है, ये भी पता है। अल्टीमेटली वो हमसे यही तो पूछना चाह रहा है कि हम कितना कितना पैसा लगाएं। मतलब वो जो हमसे इस बार डिमांड रख रहा है वो वेट्स की डिमांड रख रहा है कि कितना कितना पैसा लगना चाहिए। उसने दोनों का नहीं मांगा, उसने सिर्फ सिक्योरिटी ए का वेट मांगा है। लेकिन अगर हम एक का वेट निकालेंगे तो दूसरा का वेट निकल ही जाएगा, क्योंकि सम ऑफ वेट्स क्या होता है? 1, आपको पता ही है। सम ऑफ वेट्स क्या होता है? 1। ये बात आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देख चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं लेट वेट ऑफ सिक्योरिटी ए इज इक्वल्स टू एक्स। जैसे ही हम किसी एक का वेट x मान लेते हैं तो उसी टाइम हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले का वेट 1 माइनस एक्स है। क्यों ऐसा बोल देते हैं? बिकॉज हम ये जानते हैं कि वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी का सम जो है वो कितना होगा? हमेशा 1 ही होगा। तो अगर आपको वेट ऑफ बी चाहिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। नहीं, एक को अगर हमने x मान लिया तो दूसरे का वेट क्या होगा? 1 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। 12.8% का रिटर्न हमको दे रखा है, और रिटर्न ऑफ ए जो है वो कितना है? 14 है, मल्टीप्लाइड बाय हमने वेट x माना है। रिटर्न ऑफ बी कितना है? 11 है, मल्टीप्लाइड बाय इसका वेट कितना हो गया? 1 माइनस एक्स। बाय डिफॉल्ट एक अगर x है तो दूसरा 1 माइनस एक्स होगा। और अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 14x प्लस 11 माइनस 11x। नाउ वी विल सॉल्व इट फॉर x, और हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 12.8 माइनस 11 अगर होता है तो ये होता है 1.8। x इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 3, मेरे ख्याल से 0.6 आएगा। 1.8 अपॉन 3 होता है 0.6। अब ध्यान रखें, आपने x किसको माना है? आपने x वेट ऑफ a माना है। इसका मतलब जो वेट ऑफ a है वो कितना है? 0.6। 0.6 का मतलब we must invest 60% of the funds in security A। ठीक ऐसे ही वेट ऑफ B अब निकल आएगा 1 माइनस 0.6 0.4, that is 40% of the funds must be invested in security B। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहां पर इसने ये पूछा होता कि सिक्योरिटी बी में कितना इन्वेस्ट करें, तो ध्यान रखें जो एक्स आया है वो आंसर नहीं होता, क्योंकि वो आपने वेट माना है सिक्योरिटी ए का। मतलब आपको 1 माइनस 0.6 करके आंसर देना होता, बट यहां उसने मांगा ही ए का है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी। और बी मतलब 60%, ये रहा। ठीक है, मतलब 60% ए में लगाने चाहिए और 40% बी में लगाने चाहिए। और अगर आपको इसे वेरीफाई करना हो, सपोज इस आंसर को वेरीफाई करना हो, तो आप देख सकते हैं हमने देखिए अपने सामने देखिए 14% हमारा रिटर्न ए का है, उसमें हम कह रहे हैं 60% पैसा लगाएंगे। 11% बी का है, उसमें हम कह रहे हैं 40% पैसा लगाएंगे। तो 14 इंटू 0.6 कितना होता है? 14 इंटू 0.6 होता है 8.4। 11 इंटू 0.4 कितना होता है? 4.4। 18.4 प्लस 4.4 कितना होता है? 12.8। देख लीजिए पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है? 12.8 ही आया है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसे आप। अब ना हम एक ऐसे पोर्टफोलियो की बात करेंगे जहां पर है तो दो ही एसेट, लेकिन अब हम
एक एसेट जो रखेंगे वो तो रखेंगे रिस्क फ्री, और दूसरा एसेट रखेंगे रिस्की। मतलब अब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं रिस्क फ्री और रिस्की एसेट का। रिस्क फ्री एसेट के एग्जांपल्स में अगर हम दें, आपने सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ा है, वहां पर आपने देखे होंगे, आपने कई सारे एग्जांपल्स सुने होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, ये एक रिस्क फ्री एसेट का एग्जांपल है। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज अगर हैं तो सपोज ये भी एक रिस्क फ्री एसेट का एग्जांपल है। और रिस्की एसेट का अगर हम एग्जांपल दे तो कई सारे हैं। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, मान लो हमने टीसीएस में पैसा लगाया, या रिलायंस में पैसा लगाया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगाया, या फिर इन्फोसिस में पैसा लगाया, ये सारे के सारे जो है ये रिस्की एसेट है। तो अब हम दो एसेट पोर्टफोलियो की ही बात कर रहे हैं, टू एसेट पोर्टफोलियो की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसमें एक सिक्योरिटी रिस्क फ्री रखेंगे और एक सिक्योरिटी रिस्की रखेंगे, और उस केस में हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर कहें कि ओवरऑल रिस्क क्या होगा, ये हमें चेक करना है। देखिए, अगर तो हम ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें एक रिस्क फ्री है और रिस्की एसेट है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो जैसे निकलता था वैसे ही निकलेगा। रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट, वेट ऑफ रिस्की एसेट, मतलब जितना आपने पैसा लगाया है। रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट को हम शॉर्ट में आरएफए बोल रहे हैं, और वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट। पहले हमने RAWA RBWB कहा था, इस बार हमने कहा रिस्क ऑफ रिस्की एसेट। आप रिस्की एसेट को A बोल लो और रिस्क फ्री को B बोल लो, तब आप ऐसे कर लो RA इंटू WA, RB इंटू WB। लेकिन मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्की एसेट को RA से डिनोट कर दिया, रिस्क फ्री एसेट को RFA से डिनोट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल रिस्क तो निकालना अब और आसान हो जाता है। क्यों? आप खुद बताइए, इसके नाम में ही क्या है, रिस्क फ्री। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए था और आपने 50,000 यहां लगा दिए, 50,000 यहां लगा दिए, तो जो 50,000 आपने रिस्क फ्री में लगाए हैं, क्या उस पर कोई रिस्क है? नहीं। इसका मतलब रिस्क सिर्फ कौन से वाले पोर्शन पर है? जो पोर्शन हमने रिस्की एसेट में लगाया है। तो जब ओवरऑल रिस्क की बात आती है तो रिस्क सिर्फ कौन से वाले एसेट का होता है? सिर्फ रिस्की एसेट का होता है। मतलब हम जैसे रिटर्न तो दोनों प्लस हो गए ना, रिस्की का भी और रिस्क फ्री का भी, लेकिन रिस्क दोनों प्लस नहीं होंगे, क्योंकि रिस्क फ्री में तो हमने कोई रिस्क लिया ही नहीं है। आइए मैं ना आपको इस बात को प्रूव भी करके दिखा देता हूं। अब आपको याद है हमने ओवरऑल जो रिस्क का फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था? ऐसे कुछ फॉर्मूला था, और यहां पर जो दो सिक्योरिटीज है, एक रिस्की है, रिस्की एसेट का स्टैंडर्ड डेविएशन वेट ऑफ रिस्की एसेट, और दूसरा रिस्क फ्री है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट। और उसके बाद आगे का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब आप जरा इस फॉर्मूला को ही देखिए और मुझे बताइए, क्या रिस्क फ्री एसेट का कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा? अगर आपने किसी ऐसे एसेट में पैसे लगाए हैं, नाम ही देखिए ना रिस्क फ्री, मतलब रिस्क तो है ही नहीं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी जीरो। और वैसे भी सोचो, जो हमने रिटर्न एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, पास्ट में जो हमें मिल रहा है फ्यूचर में वही मिलने वाला है, कोई डेविएशन होंगी ही नहीं रिस्क फ्री एसेट में। इसका मतलब क्योंकि रिस्क फ्री एसेट का डेविएशन जीरो होगा, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, और यहां पर भी आप देखोगे ये जीरो होते ही ये पूरा ही कंपोनेंट जीरो हो गया। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि रिस्क फ्री और रिस्की एसेट में को रिलेशन भी जीरो ही होता है। आप मुझे बताइए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीद रखी है, इन्फोसिस का रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स का भी रिटर्न ज्यादा ही आएगा? नहीं, कोई कोरिलेशन है ही नहीं। इन्फोसिस का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न भी देगा, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में जो भी रिटर्न मिलना है, रिस्क फ्री रिटर्न जो भी मिलना है, वो तो मिलता ही रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच में, रिस्की और रिस्क फ्री एसेट में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, मतलब ये वाला कंपोनेंट भी जीरो ही होगा। तो जब ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या इस फॉर्मूला में? अब देख लीजिए, अल्टीमेटली जो बचा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट, वेट ऑफ रिस्की एसेट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में कट गया, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फॉर्मूला? देख लो आप। मतलब ये कि अगर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं रिस्क फ्री और रिस्की एसेट के बीच में, तो रिस्क सिर्फ उसी कंपोनेंट का होता है जो हमने पैसा रिस्की एसेट में लगाया है, उसी कंपोनेंट, उसी अमाउंट ऑफ फंड्स का होगा जो हमने रिस्की में लगाया है। रिस्क फ्री में जो भी पैसा लगाया है उसका रिटर्न तो आएगा, लेकिन उसका कोई रिस्क नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि वो रिस्क फ्री है। अब इस बात पे ना मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो बात आपको ज्यादा अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, आइए जरा पढ़ते हैं। कहता है इफ रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%, मुझे पहले बताइए रिस्क फ्री रिटर्न कौन से एसेट पे मिलेगा? सर रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा रिस्क फ्री एसेट पर। और कह रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बीएसई इंडेक्स इज 18%। बीएसई मतलब ये स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये रिस्की एसेट की बात हो रही है। तो टू एसेट पोर्टफोलियो हो गया, एक रिस्क फ्री और एक दूसरा रिस्की। अब आप मुझे बताइए
रिस्क फ्री एसेट, रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट दो हैं, है ना। रिस्की एसेट यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, बीएससी इंडेक्स से। इनका रिटर्न हमको दे रखा है, रिटर्न इसका 10% का है और इसका कितना बताया हुआ है, 18% का है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिस्क फ्री एसेट का रिस्क क्वेश्चन में ढूंढने मत लगना, क्योंकि उसके नाम में ही उसका रिस्क बता रखा है, रिस्क फ्री मतलब देयर इज नो रिस्क। तो रिस्क फ्री एसेट का रिस्क कभी भी नहीं होता, निल, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। कहीं इसको ढूंढने लगो, इसका तो रिस्क दे नहीं रखा, रिस्क फ्री एसेट का रिस्क हमेशा निल होता है। और जो रिस्की एसेट है उसका रिस्क वो पक्का बताएगा, जैसे यहां बता रखा है, कह रहा है जो बीएससी इंडेक्स का रिस्क है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5% है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क 5% है, ये लो जी। अब उसने हमसे एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगा है, अगर हम 40% पैसा जो है रिस्क फ्री में लगाएं और बैलेंस फंड्स मार्केट में लगाएं। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था या जो हमने अभी देखा सेम ही है, बस इस बार ये ध्यान रखना है कि दो एसेट में एक रिस्क फ्री है और एक रिस्की है। तो रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट, वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट, रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट, वेट ऑफ रिस्की एसेट। हमें इस क्वेश्चन में वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट दे रखा है, कितना परसेंट बोला है, 40% रिस्क फ्री एसेट में लगाने का मतलब वेट हो गया 0.4। तो मुझे बताइए, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही होगा वेट्स का, तो रिस्की एसेट में कितना लगाया होगा, 1 माइनस 0.4, 0.6। एक में 0.4 लगाया तो दूसरे में 0.6 लगाया होगा। और अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना हो गया, रिस्क फ्री का 10% रिटर्न है और वेट 0.4 है, इसका 18 रिटर्न है और वेट 0.6 है। 10 प्लस 18 इंटू 0.6 होता है 10.8, 14.8% का हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां पर आ जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? हाँ जी सर। अब ना इसमें मांगा नहीं है, पर मैं फिर भी आपके सामान्य ज्ञान के लिए ये बात यहां पर बताऊंगा जरूर। मान लीजिए मुझसे वो यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न की बजाय ओवरऑल रिस्क मांगता इस पोर्टफोलियो का, अगर हमसे रिटर्न की जगह ओवरऑल रिस्क मांगता पोर्टफोलियो का, तो क्या करते आप? सर जब रिस्क की बात आती है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट लेते हैं और वेट ऑफ रिस्की एसेट लेते हैं, बस। क्योंकि रिस्क फ्री एसेट का तो कोई रिस्क है ही नहीं, तो वो यहां प्लस नहीं होगा, अगर कर भी लोगे तो जीरो ही होगा ऑफ कोर्स। तो इतना ही फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट मतलब बीएससी का यहां पर रिस्की एसेट हमें दे रखा है 5% का, 5। और वेट कितना बताया हमें यहां पर रिस्की एसेट का, 0.6, 3% का रिस्क होता। ये रिक्वायर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, ये हमने हमारे लिए निकाला है कि ऐसे निकलता अगर ओवरऑल रिस्क निकलवाता, क्योंकि हमारे उसी पैसे पर रिस्क है जो हमने मार्केट में लगाया, और हमने मार्केट में सारा पैसा थोड़ी लगाया, हमने मार्केट में कितना पैसा लगाया, अपना 60% पैसा लगाया है। तो 60% पैसे पे ही तो रिस्क रहेगा, 40% पैसा तो लगा ही रिस्क फ्री में है, उस पर तो रिस्क हो ही नहीं सकता, नहीं। बढ़े आगे बढ़े, ये देख लो भाई, नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके नोट करना है तो कर लीजिए आप। बढ़े आगे, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 34, इफ रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%, बीएससी इंडेक्स 18%, सेम इंफॉर्मेशन है जो ऊपर दे रखी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन 5%, कह रहा हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो पर आगे हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो टू प्रोड्यूस अ 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब हमें एक डिजायर्ड रिटर्न दे रखा है कि हमें 16% का रिटर्न चाहिए, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन किया था हमने, ऐसा ही कुछ था। देखो मैं यहां डिस्क्लेमर दे दूं आपको, रेगुलर बैच में ना हम जब ये रिस्क फ्री और रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम वहां पर कई तरह की सिचुएशंस कवर करते हैं।
ऐसी सिचुएशंस जहां पर डिजायर्ड रिस्क दे रखा होता है, ऐसी सिचुएशन जहां पर वेट्स दे रखे होते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें बोरो करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस जहां पर हमें रिस्क ऐसा दे रखा है कि जो मार्केट से भी ज्यादा है इसलिए बोरोइंग करना पड़ता है। बड़ी सारी सिचुएशंस वहां पर पॉसिबल है, और वो सारी सिचुएशंस जो है मैं बड़े सारे केसेस लेके सॉल्व करवाता हूं, बट अभी फिलहाल मैं आपके साथ वही केसेस डिस्कस कर रहा हूं जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं इसलिए फिलहाल अभी यहां पर बोरोइंग वाले केसेस नहीं ले रहा हूं जो मैं जनरली रेगुलर बैच में लेता हूं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर देना था, दे दिया। अब जरा आइए यहां पर, हमें 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, और इसने ना अगर आप आंसर देखोगे तो बेसिकली हमें इस बार वेट्स निकालने हैं। भैया आप सोचो ना, रिस्क फ्री का रिटर्न पता है, रिस्की का रिटर्न पता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें पोर्टफोलियो से चाहिए वो भी पता है। पोर्टफोलियो का ही तो रिटर्न दे रखा है ना, कितना 16%। इसका मतलब हमें यहां पर क्या बताने हैं, वेट्स पूछे। देखो कितना रिस्क फ्री में लगाएं, कितना रिस्की में लगाएं, मतलब कितना बीएससी में लगाएं। तो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देख ले फिर से एक बार। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट, वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट प्लस रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट, वेट ऑफ रिस्की एसेट। अब आप यहां पर क्या कीजिए, किसी भी एक का वेट आप एक्स मान लीजिए, जैसे पहले आपने किया था जहां पर हमें सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी की इंफॉर्मेशन दे रखी थी। हम यहां पे क्या कर देते हैं, लेट वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट एक्स मान लेते हैं। देयरफॉर वेट ऑफ रिस्की एसेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि बिकॉज वेट ऑफ रिस्की एसेट प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट दोनों का वेट कंबाइन क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये हमने एजम्पशन ले ली। अब ये एक्सपेक्टेड हमें कितना दे रखा है, 16% का रिटर्न चाहिए, ठीक है जी। रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न हमें 10 दे रखा है, उसका वेट हमने x मान लिया है। रिस्की एसेट का हमें रिटर्न दे रखा है 18, और उसका वेट हमने मान लिया है 1 माइनस एक्स। 16 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 18 माइनस 18x, और ये हो जाएगा हमारा 8x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/8, मतलब हो गया 0.25। देयरफॉर वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट, आपने x किसको माना था, रिस्क फ्री एसेट के वेट को माना था, तो हम कहेंगे 0.25। 0.25 मतलब 25% हमारा पैसा रिस्क फ्री में लगना चाहिए, और रिस्की एसेट का वेट हो जाएगा 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75। दैट इज 75% पैसा हमारा रिस्की मतलब बीएससी इंडेक्स में लगना चाहिए। रिस्की एसेट यहां पर जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बीएससी इंडेक्स से। तो 25-75 इज द आंसर। 25% इन रिस्क फ्री एंड 75% इन बीएससी इंडेक्स, इसका मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर हम ए जो है इसको करेक्ट टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस बार हमें 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए पोर्टफोलियो से, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। क्वेश्चन सेम ही है, तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट को x मान लेते हैं। आंसर देखो ना, प्रोपोर्शन तो मांगे हैं, वेट से तो मांगे हैं, और वेट ऑफ रिस्की एसेट मतलब बीएससी इंडेक्स को हम मान लेते हैं 1 माइनस एक्स। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, वो लिख लेते हैं। रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट, वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट, रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट, वेट ऑफ रिस्की एसेट, है ना। ये 15 हमें पता है, रिस्क फ्री एसेट 10 है, इसको हमने वेट एक्स मान लिया, प्लस 18 इंटू 1 माइनस एक्स। सेम रिपीट क्वेश्चन है,
मैंने करवा दिया इसलिए क्योंकि मैंने कहा एक तरह का और क्वेश्चन हो जाए तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाएगा। 8x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 होता है 0.375 का मतलब हो गया 37.5% पैसा हमारा लगना चाहिए रिस्क फ्री में, क्योंकि हमने x रिस्क फ्री को माना है। तो हमारा वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट कितना आया 0.375, तो वेट ऑफ रिस्की एसेट कितना आएगा 1 माइनस 0.375 मतलब 0.625। ठीक है, तो ये होता है 37.5% और ये होता है 62.5%। मतलब 37.5% पैसा हमारा रिस्क फ्री में लगना चाहिए और बाकी पैसा हमारा पीएससी इंडेक्स में लगना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमको रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है 10% का, मतलब वही सेम इंफॉर्मेशन ही है, बीएससी इंडेक्स का 18% है इस बार ना। लेकिन ध्यान से, इस बार इसने हमको ये बताया है कि बताइए अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाएं इफ इन्वेस्टर विलिंग टू एज्यूम अ रिस्क ऑफ 2%। इन्वेस्टर 2% का रिस्क लेना चाहता है। अब आप जरा सोचिए, अगर मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं सारा पैसा अपना कहां लगा दूं, रिस्क फ्री में। अगर मैं 5% का रिस्क लेना चाहता हूं अपना टोटल, तो अपना सारा पैसा कहां लगा दूं, बीएससी इंडेक्स में। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि रिस्क लेना ही नहीं चाहता, और ऐसा भी नहीं चाहता कि 5% का रिस्क लेना चाहता हूं। रिस्क मेरा कितना लेना चाहता हूं, मैं 2% का रिस्क लेना चाहता हूं। मतलब मुझे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। यहां भी वेट मांगे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चन से अलग कैसे है, यहां पर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं, पोर्टफोलियो का रिस्क दे रखा है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें हमारा एक रिस्की एसेट है और एक रिस्क फ्री एसेट है, ऐसे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कैसे निकलता है। सर ओवरऑल रिस्क तो हमारा सिर्फ उसी पोर्शन का होता है जो हमने रिस्की एसेट में लगाया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट, वेट ऑफ रिस्की एसेट। आप चेक करें, मैंने आपको अभी अभी 2 एसेट पोर्टफोलियो जब बनवाया था तो मैंने आपको यही बताया था ना कि ओवरऑल रिस्क अगर निकालना हो ऐसे पोर्टफोलियो का जिसमें रिस्क फ्री और रिस्की एसेट है, तो क्या होता है, सिर्फ रिस्की एसेट में हमारा जितना प्रोपोर्शन लगा हुआ है वो जो रिस्क है बस वही हमारा ओवरऑल रिस्क है, क्योंकि रिस्क फ्री का तो कोई रिस्क होता नहीं। मतलब हमारा ओवरऑल रिस्क का फॉर्मूला यही होता है, और ओवरऑल रिस्क हमें कितना लेना है बता रखा है 2% का। रिस्की एसेट का रिस्क कितना है 5। मतलब आप इसकी मदद से वेट ऑफ रिस्की एसेट निकाल सकते हो 2/5। 2/5 मतलब 0.4, 0.4 मतलब हमें बीएससी इंडेक्स में अपना 40% पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम 40% पैसा लगाएंगे तो जरा सोचिए, 40% पैसा लगाएंगे रिस्की एसेट में मतलब बीएससी इंडेक्स में, बीएससी इंडेक्स का रिस्क कितना है 5, अपना 0.4 अगर हम लगा देते हैं तो हमारा रिस्क कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रिस्क फ्री में तो 0 इंटू 0.6 है। भाई रिस्क फ्री में हमारा रिस्क कितना होता है 0, और 60% पैसा हमारा वहां लगा है जहां पे 0 रिस्क है, तो इस पे तो हमारा कोई रिस्क होगा ही नहीं। लेकिन जो 40% पैसा लगाया उसका रिस्क 5 है, तो हमारा ओवरऑल रिस्क तो 2% निकल के आएगा। तो जैसे मैंने कहा ना, जब मैं रेगुलर बैच में जब ये केसेस करवाता हूं तो हम इसका एक शॉर्टकट डिवाइस कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड रिस्क होता है, दो क्या है डिजायर्ड रिस्क है, उसको हम रिस्की एसेट के रिस्क से डिवाइड कर देते हैं तो सीधा वेट निकल आता है। अब फिलहाल मैं अभी कंफ्यूज नहीं करने आता आपको, मैं आपको यहां पर जो हमारा इक्वेशन है उसकी मदद से ही मैंने आपके वेट निकलवा दिया कि भाई देखो ओवरऑल रिस्क 2 है, और हमारा ओवरऑल रिस्क ऐसे पोर्टफोलियो का जहां पर रिस्क फ्री और रिस्की दोनों एसेट होते हैं, हमारा रिस्क सिर्फ रिस्की एसेट से ही आता है, क्योंकि रिस्क फ्री एसेट से तो कोई रिस्क आएगा नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, इससे हमारा वेट आ गया। और वेट आते ही अब आप वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट भी निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.4
0.6, इसका मतलब 40% पैसा बीएससी में लगाओ, 60% पैसा रिस्क फ्री में लगाओ, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए अब आप इसको। देखिए अगली क्लास से ना अब हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक की अब इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू होने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम अब जो भी कॉन्सेप्ट्स अब टेकअप करेंगे आप देखेंगे उसमें से एग्जामिनेशन में बहुत एमसीक्यू आए हुए हैं। ये जो हमने पढ़ा, जो आज हमने पढ़ा, जैसे कि हमने अभी रिस्क फ्री और रिस्की एसेट का कॉम्बिनेशन बनाया, इस पर अभी इतने एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आए हुए, लेकिन ये भी एक बार के फेवरेट क्वेश्चंस रह चुके हैं, क्योंकि इनकी भी प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने डिस्कस कर लिया। बट स्टिल मैं आपको फिर से वो डिस्क्लेमर दूंगा, मैंने यहां पर जो है बोरोइंग वाला केस नहीं टेकअप किया, और भी कुछ वेराइटी है जो मैंने यहां पे नहीं ली, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए मुझे लगा कि इसको मुझे फिलहाल नहीं लेना चाहिए। लेकिन रेगुलर बैच में जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा हमने डिजायर्ड रिटर्न के केसेस किए थे, डिजायर्ड रिस्क हमें दे रखा था, उसके केसेस किए थे, उस केस में हमें कैसे डील करना होता है वो सब हमने किया था। बट फिर भी मैंने यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी है, वो मैंने यहां पर कवर कर दिया है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता आया हूं कि फास्ट ट्रैक बैच में हमें एग्जामिनेशन फोकस्ड रहना है, और अगली क्लास से हम अब जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो एग्जाम्स में ज्यादा पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास से अब जितना भी कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो काफी रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक जो हमने किया है इसमें भी आपने देखा हमने कुछ एग्जाम एमसीक्यूज बीच में किए थे, लेकिन पास्ट में इतना नहीं आया, लेकिन मैंने करवाया इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, इसलिए अभी तक जो किया है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, और जो पीछे तक हमने किया है वो कॉन्सेप्ट्स ना आगे चल के यूज भी होंगे, इसलिए उसका रिवीजन करना जरूरी है। और एक फाइनल बात, देखो पिछली क्लास तक हमने जितने भी एमसीक्यूज किए थे उसका मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, जिन बच्चों ने अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा रखा है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स आ जाएंगे जैसे ही हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। पूरा टॉपिक कंप्लीट होते ही ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये टेलीग्राम चैनल पर आ जाते हैं, और जब तक ये टॉपिक चल रहा है मैं इसका पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो उसकी डिटेल हालांकि मैं पहले कई बार दे चुका हूं, लेकिन स्टिल मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9811504471 पर आप अपना नाम लिख के भेजेंगे। आप लिखेंगे इंटरेस्टेड इन फास्ट ट्रैक बैच, इंटरेस्टेड इन एफटीबी, और अपनी सिटी मेंशन करना चाहें तो वो भी प्लीज कर दीजिएगा। और ये मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद फिर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।